चलिए, हम लोग मैट्रिक्स के प्रकार पढ़ रहे थे। पिछले क्लास में मैट्रिक्स के प्रकार आपको बता रहे थे, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार में कुछ बताए थे और उसमें क्या क्या बताए थे मुझे तो याद नहीं है, इसलिए एक बार फिर से रिवीजन करा देते हैं, शुरू से बता देते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के प्रकार तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह के प्रकार। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आव्यूह तो हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसके प्रकार में पहले का क्या, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे आव्यूह होता बहुत तरह के होता है, लेकिन आपकी क्लास में ध्यान रखिए कुछ लिमिटेशन में ही पढ़ना है, उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम आपको कोशिश करेंगे कि अधिकांश आव्यूह के बारे में बता दें, ठीक है। तो आव्यूह ऐसे कई तरह का होता है। पहला आपको ध्यान देना होगा, बात कर रहे हैं हम पंक्ति आव्यूह के बारे में। पंक्ति आव्यूह, जिसको बोलेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है। जब आव्यूह आपको पढ़ा रहे थे उस समय बताए थे पंक्ति के बारे में। क्या बताए थे कि किसी आव्यूह में जो क्षैतिज कतार होता है, क्षैतिज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी तल के ऐसे समांतर रेखा होता है, उन क्षैतिज कतार को क्या बोला जाता है, तो उस आव्यूह का पंक्ति कहा जाता है। फिर से कह रहे हैं, समझिए, किसी आव्यूह में जो क्षैतिज कतारें होती हैं उसको क्या बोला जाता है, आव्यूह का रो बोला जाता है, यानी इसको आर द्वारा सूचित करते हैं, ये आपको बताया गया था, ठीक है। तो पंक्ति आव्यूह किसको कहेंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। तो जिस आव्यूह में सिर्फ एक ही वो पंक्ति होता है, यानी एक ही वो क्षैतिज कतार होगा, उसको क्या बोला जाएगा, पंक्ति आव्यूह। जैसे कोई भी आव्यूह, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही को होगा, वर्टिकल कई को खींच सकते हैं, ठीक है। 2 3 4, एक भी होगा तो चलेगा, 2 भी होगा तो चलेगा, 3 भी होगा तो चलेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा सिर्फ कितना होगा, एक होगा। तो जैसे यहाँ पे हम लिख दे 1 2 3, तो आप देख रहे हैं कि ये जो इसका हॉरिजॉन्टल लाइन है ये एक ही गो है, लेकिन वर्टिकल लाइन यहाँ से भी एक खींच सकते हैं, यहाँ से भी एक खींच सकते हैं, यहाँ से भी खींच सकते हैं। वर्टिकल लाइन कितना हो गया, 3, और हॉरिजॉन्टल लाइन कितना हो गया, 1। तो इस तरह के अगर कोई आव्यूह दिख रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। कोई दिक्कत? अच्छा, किसी भी ध्यान रखिएगा, कोई भी आव्यूह होता है, आव्यूह में आव्यूह का यदि ऑर्डर लिखना होता है तो पहले किसको देखते हैं, तो पहले इसी को देखते हैं, पंक्तियों की संख्या को, यानी उस आव्यूह में पंक्ति कैगो है, और उसके बाद उस आव्यूह में स्तंभ कैगो है, यानी कलम कैगो है। तो इस आव्यूह की अगर बात कर ले तो इस आव्यूह में पंक्ति एगो है और स्तंभ कैगो है, 3 गो। यानी जब भी पंक्ति आव्यूह होगा तो पंक्ति आव्यूह का कोटि जो होगा 1 गुना n लिखिए, चाहे 1 गुना m लिखिए। ये m और n जो होगा ये ध्यान रखिएगा कॉलम की संख्या को डिनोट करेगा। m अगर लिख रहे हैं तो m कॉलम होगा, n अगर लिख रहे हैं तो n, ये m कॉलम होगा, n लिख रहे हैं तो n कॉलम होगा। लेकिन उसमें जब भी पंक्ति की बात करें तो पंक्ति कितना होगा, 1 होगा। तो यही लिखेंगे कि जिस आव्यूह में सिर्फ एक ही पंक्ति होता है, सिर्फ एक पंक्ति होता है, पंक्ति होता है, उसे पंक्ति आव्यूह कहा जाता है, ठीक है। जब भी कोई पंक्ति आव्यूह होगा उसका कोटि ध्यान रखिए 1 गुना m या 1 गुना n का होगा, मतलब 1 होगा
पहले एक होगा, उसके बाद आप जो भी कॉलम लिख रहे हैं कॉलम की संख्या को यहाँ पर दर्शाना होगा। ठीक है, तो इसको लिख रहे हैं पंक्ति आव्यूह का कोटि जो होता है, ये अगर ए मान ले ए कोई आव्यूह है तो यहाँ लिखेंगे ए आई जे, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, ए आई जे और 1 गुना n। ठीक है, आव्यूह पंक्ति आव्यूह का कोटि इतना होता है, जिसमें ये एक जो है ना वो एम का मान है, ये पंक्ति है और ये स्तंभ है। ठीक है, जैसे ए बराबर 1 2 3, बोलिए इसका कोटि 1 गुना कितना है, आप कहिएगा 1 गुना 3 है। इसी प्रकार अगर बी लिख दें ए बी सी डी, तो इसका ऑर्डर की बात करें यानी कोटि की बात करें तो 1 गुना कितना होगा, 4 होगा। तो आप देखिए कि इसमें हमेशा एक आ रहा है ना शुरू में, तो जिस आप कभी भी ध्यान रखिएगा, अगर आप पंक्ति की बात कर रहे हैं, पंक्ति आव्यूह की बात कर रहे हैं, तो पंक्ति आव्यूह में क्या होगा, ऑर्डर 1 गुना समथिंग होगा, यानी 1 गुना जो भी उसका कॉलम होगा उसको लिखा जाता है। 1 गुना 2, 1 गुना 3, 1 गुना 4, 1 गुना 5, 1 गुना 6, 1 गुना 7, यही कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे पंक्ति आव्यूह। दूसरा स्तंभ आव्यूह, कॉलम मैट्रिक्स। देखिए ये मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए मैट्रिक्स ऐसे होगा, लेकिन उसका ये सिंगुलर है, इसका प्लूरल फॉर्म बनाइएगा तो x को हटाएंगे CEX लगा दिया जाएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, तो जिस तरह से पंक्ति आव्यूह की हम लोग बात किए कि पंक्ति आव्यूह क्या होगा कि उसमें सिर्फ एगो पंक्ति होगा, तो उसी प्रकार ध्यान रखिए स्तंभ आव्यूह होगा तो उसमें एगो स्तंभ होगा। पंक्ति कईगो हो सकता है लेकिन स्तंभ कईगो होगा, एगो। यानी इस तरह से जो ये वर्टिकल लाइन होता है, वर्टिकल लाइन सिर्फ एक होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन कईगो हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वर्टिकल लाइन कितना होगा, एक ही होगा। तो लिखेंगे कि जिस आव्यूह में सिर्फ एक स्तंभ होता है उसे स्तंभ आव्यूह कहा जाता है। अगर कोई आव्यूह स्तंभ आव्यूह है तो उसका ऑर्डर जो होगा यानी कोटि जो होगा वो m गुना 1 का होगा, जहां हमेशा ये जो होगा क्या होगा, कॉलम की संख्या एक ही रहेगा, पंक्ति की संख्या कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, यानी 1 गुना 1 होगा या 2 गुना 1 होगा या 3 गुना 1 होगा या 4 गुना 1 होगा या 5 गुना 1 होगा, यहाँ एक ही रहेगा, इधर कुछ भी हो सकता है। ठीक, स्तंभ आव्यूह का कोटि जो होगा, मान लिए एक कोई आव्यूह है और ये स्तंभ आव्यूह है, तो इसका कोटि होगा AIJ, यहाँ पे AIJ लिखना होगा और ये बनेगा m गुना 1 होता है। जैसे a बराबर लिखते हैं 1 2 3, इसी को लिख रहे हैं, तो आप इसमें देखिए कि जो वर्टिकल लाइन है वो कितना है, तो कहिएगा 1 है,
हॉरिजेंटल लाइन कितना है, तो हॉरिजेंटल लाइन 3 है। तो हॉरिजेंटल लाइन कितना उससे बहस नहीं है, आपको सिर्फ देखना है कि वर्टिकल लाइन कितना है, इस तरह की जो लाइन है ये कितना है। तो अगर एक है तो उसको हम लोग बोलेंगे स्तंभ अवयव। तो ये हो गया। बी बराबर लिख सकते हैं ए बी सी डी, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्तंभ अवयव। अच्छा, अब अवयव हॉरिजेंटल मैट्रिक्स दिख रहे हैं क्या। अब यहाँ आप पढ़ लिए पंक्ति अवयव और ये है क्षैतिज अवयव, इन दोनों में क्या अंतर है। जब भी पंक्ति अवयव की बात किया जाए, शुरू से बता रहे हैं समझिए कि जब भी पंक्ति अवयव की बात किया जाए तो उसमें रो कितना होगा, यानी ये जो हॉरिजेंटल लाइन होगा कितना होगा, एक होगा। लेकिन ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स में ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन जो होगा एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, चार भी हो सकता है, पाँच भी हो सकता है। तो ये हॉरिजेंटल मैट्रिक्स किसको कहेंगे, तो हॉरिजेंटल का मतलब ऐसे है तो जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, तो उसको बोला जाएगा ये क्षैतिज अवयव। फिर से करें समझिए, क्षैतिज अवयव किसको कहेंगे, वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है। ठीक है, फिर से करें समझिए कि वह मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे क्षैतिज अवयव बोलेंगे। जैसे पहले इसका डिफिनीशन लिख देते हैं, लिख रहे हैं वह अवयव जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम होता है। कम होता है उसे क्षैतिज अवयव कहा जाता है। क्षैतिज, जैसे अगर बात कर ले, यहां लिख रहे हैं कि यदि ए बराबर ए आई जे एम गुना एन कोटि के कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, यदि ए आई जे एम गुना एन कोटि के कोई कौन सा मैट्रिक्स है, क्षैतिज अवयव है। ये एक क्षैतिज अवयव है, तब इस परिस्थिति में ध्यान रखिए एम जो होगा एन से छोटा होगा, यानी एम लेस देन होगा एन, एम छोटा होता है एन से होगा। जैसे ए बराबर 1 2 3 4 5 6, बोलिए कि कितना कोटि का है, तो कहिएगा 2 गुना 3। इसमें हॉरिजेंटल लाइन देखिए, हॉरिजेंटल लाइन कितना है 2, यानी पंक्ति की संख्या कै गो है 2 गो, स्तंभ की संख्या कै गो है 3 गो। तब पंक्तियों की संख्या यहाँ वही लिखा गया है कि पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम है। ये वाला जो लाइन है ये सिर्फ 2 ही है, और ये वाला जो लाइन है वो कितना है 3। तो पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या हो गया कम, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज अवयव बोलेंगे। जैसे अब ये 1 गुना 2 कोटि के भी हो सकता है, 1 गुना 3 कोटि के भी हो सकता है, 2 गुना 4 कोटि के भी हो सकता है। ये भी अगर लिख दें कि ए बराबर या बी बराबर या सी बराबर कुछ अवयव लिख सकते हैं। यहाँ 1 2 3
तो आप बोलिए कि ये क्या इसको हम क्षैतिज अवयव कह सकते हैं? तो बिल्कुल कह सकते हैं। क्या इसको हम पंक्ति अवयव कह सकते हैं? तो जी बिल्कुल लेकिन इसको पंक्ति अवयव नहीं कह सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सभी पंक्ति अवयव क्या होता है? क्षैतिज अवयव होता है, लेकिन सभी क्षैतिज अवयव पंक्ति अवयव नहीं होता है। तो ये एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान देनी होगी। क्या बोले कि सभी पंक्ति अवयव क्षैतिज अवयव होता है, लेकिन सभी क्षैतिज अवयव पंक्ति अवयव नहीं होगा, क्योंकि ये क्षैतिज अवयव है और पंक्ति अवयव है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि क्षैतिज अवयव है लेकिन पंक्ति अवयव नहीं है, और ये क्षैतिज अवयव भी है, ये क्षैतिज अवयव है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इसमें आप देखिएगा कि जो भी पंक्ति होगा स्तंभ से कम होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? क्षैतिज अवयव कहिएगा। ये इतना ही कोटि का होगा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं ABCDEFGH IJKL, ऐसे कुछ करके नाम लिख दीजिए। ये आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसे जो लाइन होगा, इस तरह की जो लाइन होगा, ये वाला जो लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन से हमेशा कम होगा। वर्टिकल लाइन अगर ये 3 हॉरिजॉन्टल है तो वर्टिकल लाइन 3 से ज़्यादा होगा। 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन 3 या 3 से कम नहीं होगा। ठीक है, कम से कम 4 गो होगा, नहीं तो 4 से ज़्यादा होगा। अगर ये 3 है तो हॉरिजॉन्टल लाइन 3 है तो वर्टिकल लाइन कम से कम कितना होगा? 4, नहीं तो 4 से ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे क्षैतिज अवयव। ठीक है, क्या इतना बात आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं? तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा हम लोग जान गए। चौथा जानेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव के बारे में। ठीक है, जिसको वर्टिकल मैट्रिक्स बोलेंगे। तो अभी हम लोग कॉलम मैट्रिक्स पढ़े थे। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा? सिर्फ एक वर्टिकल लाइन होगा, लेकिन वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होगा? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी वर्टिकल और कॉलम मैट्रिक्स में अंतर है। वर्टिकल मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स का ये दोनों में अंतर है। चौथा देखिए, यहाँ समझा रहे हैं, समझिए। ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स। देखिए वर्टिकल कब होगा? वर्टिकल कब कहेंगे? जब ये वाला लाइन जो होगा थोड़ा सा बड़ा होगा, ऐसे बड़ा होगा। तो ये बड़ा तभी हो सकता है जब उसमें क्षैतिज कतार जो होगा ज़्यादा होगा। जैसे मान लें कि यहाँ पे ये ऐसे पाड़ दिया, ठीक है, और इधर से हम क्या पाड़ेंगे? 1 गो पाड़ेंगे या 2 गो पाड़ेंगे। ये 3 गो है तो यहाँ से 2 गो हम पाड़ दें। ऐसे बड़ा तभी होगा जब ये 3 गो है तो ये 3 से ज़्यादा होगा, तभी तो नीचे की तरफ लमड़ेगा। कहिएगा नहीं समझ में, ये क्या समझा रहे हैं? जैसे 1 हम कह दे, 2 कह दे, 3 कह दे, 4 कह दे, 5 कह दे, 6 कह दे, तो आप बोलिए कि क्या है? ये इस तरह से लंबा है कि नहीं? तो लंबा कब हुआ है? जब ये वाला लाइन ज़्यादा खींचा गया है इसके अपेक्षा, तब। इस तरह से 2 गो है और इस तरह से कितना है? 3 गो है। यानी कह सकते हैं कि जिस मैट्रिक्स में, यानी जिस अवयव में क्या होगा? पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। फिर से करें, समझिए। जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होगा, उसको क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर अवयव। देखिए पंक्ति ज़्यादा है और स्तंभ कई गो है, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो होगा ज़्यादा होगा और वर्टिकल लाइन जो होगा कम होगा, तब उसको हम लोग कहेंगे क्या? ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी ऊर्ध्वाधर अवयव बोलेंगे। तो लिखिए, जिस अवयव में पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से अधिक होता है, तब उसे, इसे मिटा रहे हैं, तब उसे ऊर्ध्वाधर अवयव
अवयव कहा जाता है, कहा जाता है। अच्छा, यदि कोई मान ले कि ए क्या है, ऊर्ध्वाधर अवयव है, तो उसमें बताइए क्या होगा, जो रो होगा वो कॉलम से तो ज़्यादा होगा, यानी रो की संख्या कॉलम की संख्या से ज़्यादा होगा। तो लिख रहे हैं कि यदि ए बराबर ए आई जे एम गुना एन कोटि के एक ऊर्ध्वाधर अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव है, ऊर्ध्वाधर अवयव हो, तब इस परिस्थिति में m जो होगा 12 होगा n, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6। अब इसमें देखिए कि पंक्ति कै गो है, तो पंक्ति 1 गो 2 गो 3 गो, यानी 3 गो तो पंक्ति हो गया। स्तंभ कै गो है, 1 गो 2 गो, तो 2 गो स्तंभ हो गया, यानी पंक्ति की संख्या स्तंभ की संख्या से क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे ऊर्ध्वाधर अवयव। इसकी कोटि की बात करें तो 3 गुना 2 हो गया। अब b बराबर लिख दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और यहाँ 12, कुछ भी ले सकते हैं एलिमेंट समझने के लिए। तो बोलिए कि इसमें हॉरिजेंटल लाइन कै गो है, आप कहिएगा हॉरिजेंटल लाइन सर जी 4 गो है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। लेकिन वर्टिकल लाइन की बात करें तो वर्टिकल लाइन कितना है, तो 3 गो है। इसीलिए इसको हम लोग कौन सा व्यू कहेंगे, तो इसको कहेंगे ये वर्टिकल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, बात तो समझ गए होंगे। उसके बाद पांचवा जानते हैं एकल अवयव, एकल अवयव। सिंगल्टन मैट्रिक्स, ये n है मैट्रिक्स। अब एकल अवयव किसको कहेंगे, हाँ एक चीज और नोट करके रखिएगा कि जितना ऊर्ध्वाधर अवयव होता है उस सब ध्यान रखिएगा, क्या पंक्ति स्तंभ अवयव नहीं होगा, लेकिन सारा स्तंभ अवयव क्या होगा, ऊर्ध्वाधर अवयव होगा। तो ये बात को नोट में आपको लिख लेना होगा। ठीक है, पहले लिख लीजिए 2 नोट। नोट नंबर 1 लिखेंगे सभी पंक्ति अवयव क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव होता है, लेकिन सभी क्षैतिज अवयव, क्षैतिज अवयव पंक्ति अवयव नहीं होता है, पंक्ति अवयव नहीं होता है। ठीक है, दूसरा सभी स्तंभ अवयव, स्तंभ अवयव ऊर्ध्वाधर अवयव होता है, लेकिन सभी ऊर्ध्वाधर अवयव, ऊर्ध्वाधर अवयव स्तंभ अवयव नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे पांचवा एकल अवयव के बारे में। एकल अवयव, अवयव एकल अवयव, देखिए एकल अवयव
एकल अवयव किसको कहेंगे? तो जिस अवयव में सिर्फ एक पंक्ति और सिर्फ एक स्तंभ होता है उसको क्या बोलेंगे? एकल अवयव। फिर से सुनिए, जिस अवयव में सिर्फ एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा उसको क्या बोलेंगे? एकल अवयव। ठीक है, यानी इसका ऑर्डर जो होगा 1 गुना 1 का होगा। 1 गुना 1 कोटि के कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो उसको क्या बोलेंगे? एकल अवयव। तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 गुना 1 कोटि के अवयव को क्या बोलेंगे? एकल अवयव। या जिस अवयव में सिर्फ एक पंक्ति और एक स्तंभ होगा उसको क्या बोलेंगे? एकल अवयव। तो लिख लेंगे 1 गुना 1 कोटि के अवयव को एकल अवयव कहा जाता है। यहीं पे लिख देते हैं एकल अवयव। ये बुझा रहे हैं ना? एकल अवयव कहा जाता है। अथवा जिस अवयव में, यहाँ से लिख रहे हैं, जिस अवयव में सिर्फ एक पंक्ति एवं एक स्तंभ होता है उसे एकल अवयव कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके कोटि कितना होगा? अगर मान ले ए कोई एकल अवयव होगा तो क्या लिख सकते हैं? लिख रहे हैं यदि ए बराबर ए आई जे कोई एकल अवयव होगा तो इसका कोटि ध्यान देना होगा कि 1 गुना 1 का होगा। ऐसे लिख लीजिए। एकल यहां पर लिख भी दिए हैं। ठीक है, यदि ए बराबर ए आई जे 1 गुना 1 एक अवयव हो तब इसे एकल अवयव कहते हैं। अब जैसे की बात कर रहे हैं तो a बराबर 1, बोलिए कोटि कितना? 1 गुना 1 है, यानी ऐसे देखेंगे तो 1 ही होगा, ऐसे देखिएगा तो 1 ही होगा, तो इसको क्या बोलेंगे? एकल अवयव। इसी तरह से b बराबर मान ले यहाँ a लिख दें तो इसका कोटि कितना होगा? 1 गुना 1 का, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एकल अवयव। ऐसे देखिए 1 के, ऐसे देखिए क्या? 1 है, यानी इसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होगा एकल अवयव में। तो एकल अवयव का एलिमेंट कितना होगा? 1। ठीक है, इतना बात तो समझ रहे हैं ना? इसको नोट कीजिए। हो गया, मिटा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा, शून्य अवयव। शून्य अवयव जिसको जीरो मैट्रिक्स या नॉल मैट्रिक्स कहा जाता है। मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, शून्य मैट्रिक्स कहेंगे किसको? तो जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो होता है उसी को क्या बोला जाता है? शून्य मैट्रिक्स बोला जाता है। फिर से सुनिए, जिस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए यानी सभी अवयव शून्य हो जाए उसको क्या बोलेंगे? शून्य मैट्रिक्स। ये वर्गाकार भी होता है और आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार भी हो सकता है और आयताकार भी हो सकता है, यानी इसका कोई ऑर्डर फिक्स नहीं होगा। दिए गए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स के इक्वल इसको हम लोग ले सकते हैं, उसके ऑर्डर के इक्वल्स ले सकते हैं। अगर 2 गुना 2 के हैं तो इसको 2 गुना 2 ले सकते हैं, 3 गुना 3 के हैं तो 3 गुना 3, 2 गुना 3 है तो 2 गुना 3, यानी इसका कोई ऑर्डर ऐसे निश्चित नहीं
होगा, इसका ऑर्डर कुछ भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, जिस अवयव का सभी अवयव शून्य होता है उसे शून्य अवयव कहा जाता है। उसे शून्य अवयव कहा जाता है। शून्य अवयव को जीरो द्वारा सूचित करते हैं, लिखेंगे इसे जीरो द्वारा सूचित किया जाता है, जीरो द्वारा सूचित किया जाता है। अब इसका कुछ भी ऑर्डर हो सकता है। अगर a बराबर हम 0 0 0 लिख दें तो भी है, b बराबर 0 0 लिख दें तो भी है, ये c बराबर 0 0 0 0 0 0 लिख दें तो भी ये ध्यान रखिए शून्य अवयव, यानी सारे एलिमेंट अगर 0 दिख गया तो समझिए कि क्या है, उसको शून्य अवयव कहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया शून्य अवयव। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्गाकार अवयव, वर्गाकार अवयव या वर्ग अवयव। स्क्वायर्ड मैट्रिक्स। तो वर्गाकार किसको कहेंगे, अगर किसी अवयव में जितना रो है उतना ही कॉलम है, जितना रो उतना ही कॉलम है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव। यानी जिस अवयव में जितना वर्टिकल लाइन उतना ही हॉरिजॉन्टल लाइन हो। फिर से सुनिए, जिस अवयव में जितना वर्टिकल लाइन उतना हॉरिजॉन्टल लाइन होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है वर्गाकार अवयव। तो लिखेंगे जिस अवयव में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होता है, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होता है तब उसे वर्गाकार अवयव कहा जाता है। यदि a बराबर aij एक वर्ग अवयव या वर्गाकार अवयव हो, एक वर्गाकार या इसको वर्ग अवयव भी बोल सकते हैं, वर्ग अवयव हो, यहाँ कोटि इसका लिखना पड़ेगा, इसमें नहीं लिखे हैं क्या, इसका होगा m गुना n, ठीक है। एक वर्गाकार अवयव या वर्ग अवयव हो तब आपको ध्यान देना होगा कि m किसके बराबर, ये होता है, यानी रो और कॉलम बराबर होगा, जितना रो होगा उतना ही कॉलम होगा। जब भी वर्ग अवयव होगा तो जितना रो उतना कॉलम, यानी m n के बराबर होगा। आपको पता है ना, m को क्या बोलेंगे, रो, n को क्या बोलेंगे, कॉलम, ठीक है। ये रो की संख्या को व्यक्त करता है और ये कॉलम की संख्या को व्यक्त करता है। और किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जब लिखा जाता है ना, तब पहले उसका रो लिखा जाता है, उसके बाद उसका कॉलम लिखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। आपके जैसे में बताइए, तो जैसे a बराबर 1 2 3 4 ये लिख दिया गया, तो बोलिए रो कै गो, आप कहिएगा रो 2 गो, कॉलम कै गो, तो कॉलम भी 2 गो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ग अवयव या वर्गाकार अवयव बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह से b बराबर लिख दे a b c d, या और भी बढ़ा के लिख देते हैं a b c d e f g h i, तो बोलिए कि इसमें रो कै गो, तो रो 3 गो, कॉलम कै गो, 3 गो, इसीलिए इसको बोला जाएगा वर्ग अवयव। इसका ऑर्डर लिखिएगा तो 2 गुना 2, ये कितना है 3 गुना 3,
अब और भी लिख सकते हैं, ये ए बराबर कुछ ए ही मान ले, सी बराबर ए मान ले, तो इसका ऑर्डर 1 गुना 1। तो देखिए जितना रो उतना कॉलम है ना, तो जिस अवयव में जितना रो उतना कॉलम होता है, चाहे 1 गुना 1 हो, चाहे 2 गुना 2 हो, चाहे 3 गुना 3 हो, चाहे 4 गुना 4 हो, चाहे 5 गुना 5 हो, वो सभी क्या होगा, वर्गाकार अवयव होगा। ठीक है, तो ये है वर्ग अवयव। अब हम लोग जानेंगे आयताकार अवयव के बारे में। आयताकार अवयव, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नीचे लिख देते हैं, उसमें सट जाएगा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो आयताकार किसको बोलेंगे, पहले ही भी आपको समझाए थे। आयताकार किसको बोलेंगे, यानी जिसमें रो और कॉलम जो होता है बराबर नहीं होता, या तो रो अधिक होना चाहिए नहीं तो कॉलम अधिक होना चाहिए। कभी रो और कॉलम बराबर नहीं होगा, यानी जिसमें या तो पंक्ति ज़्यादा होगा नहीं तो स्तंभ ज़्यादा होगा। तो जिस अवयव में रो और कॉलम की संख्या बराबर नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे आयताकार अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो इसी बात को लिखना है, लिखेंगे जिस अवयव में पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होता है उसे आयताकार अवयव कहा जाता है। ठीक है, जैसे अगर मान ले कहें कि यदि a बराबर ए आई जे m गुना n कोटि के एक आयताकार अवयव है, तब इसमें आपको ध्यान देना होगा कि m बराबर नहीं होगा n के, या तो m ज़्यादा होगा नहीं तो n ज़्यादा होगा, ये कभी इक्वल नहीं होता है, तब इतना होता है। जैसे a बराबर 1 2 3 4 5 6, तो बोलिए इसमें रो कै गो है, तो कहिएगा रो 2 गो है, कॉलम कै गो है 3 गो, तो बोलिए क्या दोनों बराबर है, कहिएगा नहीं, तो इसको क्या बोलेंगे आयताकार। b बराबर लिख दे 1 2, ये 1 2, और पूछे कि बोलिए क्या ये आयताकार है, तो बिल्कुल है। रो कै गो है, तो रो ए गो है, और कॉलम कै गो 2 गो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे आयताकार। यानी रो कॉलम के बराबर नहीं है तो इसको बोला जाएगा आयताकार। तो क्या हमेशा कॉलम, आप सोच रहे होंगे क्या हमेशा कॉलम ही ज़्यादा होगा, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। c बराबर ऐसे लिख सकते हैं a b c d e f। अब बोलिए कि जितना रो है उतना कॉलम है, कहिएगा नहीं, 3 गुना ये 2 है, तो इसको हम लोग बोलेंगे आयताकार अवयव। तो आई होप यू कि आप लोग जितना अभी तक बताएं उतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी तक हम लोग 8 अवयव के बारे में पढ़ लिए। 9वां आपको ध्यान देना होगा, अदिश अवयव। स्केलर मैट्रिक्स। देखिए अदिश अवयव, एक थोड़ा हम अवयव के बारे में बताते हैं। मुख्य विकर्ण क्या होता है उसको समझ लेना है। ठीक है, ये एक अवयव ले लिया गया। ठीक है, अब कोई भी ध्यान रखिएगा, अगर वर्ग हो चाहे आयत हो, उसका मुख्य विकर्ण क्या होता है। विकर्ण पहले समझिए कि विकर्ण, जैसे ये हम कह दें कि एक आयत है, इसका विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण इस कोना से
इस कोना मिलाएंगे तब होगा, नहीं तो इस कोना से मिलाएंगे तब होगा। अगर यही वर्ग है तो वर्ग में भी वही होगा, ये कोना और ये कोना। इसको क्या बोलेंगे? विकर्ण बोलेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में मुख्य विकर्ण की अगर एक बात किया जाए कि मुख्य विकर्ण किसको कहें, तो मुख्य विकर्ण हमेशा आपको ध्यान देना होगा कि यहाँ ये वाला जो होगा विकर्ण, इसको बोला जाएगा मुख्य विकर्ण। तो यहाँ इसका मुख्य विकर्ण ये है और इसमें इसका मुख्य विकर्ण ये है। इसको हम लोग मुख्य विकर्ण के अंतर्गत नहीं मानते हैं। ठीक है, मुख्य विकर्ण जब भी होगा तो ऊपर से नीचे की ओर होगा और इस तरह से होगा, इसको मुख्य विकर्ण। जैसे इसमें मुख्य विकर्ण की बात करें तो मुख्य विकर्ण ये है, ये मुख्य विकर्ण नहीं है। तो अदिश अवयव ध्यान रखिएगा कि वह वर्गाकार, ये वर्ग अवयव होगा, यानी जितना रो होगा उतना पंक्ति होगा। तो वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, क्या बोले हैं समझिए फिर से, वह वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के जो भी अवयव होगा, यानी जो भी एलिमेंट होगा, वो सभी एक समान होगा। अगर यहाँ दो तो यहाँ भी दो, यहाँ भी दो, और से सारे एलिमेंट जीरो हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदिश अवयव। कहिएगा नहीं आया समझ में सर जी? जैसे यहाँ समझिए, जैसे आप मान ले 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ये एक अवयव है। हम बोले कि बताइए कि क्या ये अदिश अवयव है? तब पहले तो मुख्य विकर्ण पहचानना है। तो मुख्य विकर्ण क्या बोले हैं कि इस कोना से इस कोना, तो ये कोना कोनी है। अब ये जो कोना कोनी जितना एलिमेंट है, क्या वो सभी एक जैसा है? तो कहिएगा जी सर, सब में 2 2 है। इसके अलावा सारा एलिमेंट जीरो है? कहिएगा जी सर बिल्कुल है, ये 0 0 0 सारा 0। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे। यानी वह अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अलावा, मुख्य विकर्ण के जो अवयव होता है वो एक समान होता है, उसके अलावा सारे अवयव शून्य होता है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश अवयव बोलेंगे। तो लिखिए, वह अवयव, वह वर्गाकार लगा दीजिएगा, वह वर्ग अवयव या वर्गाकार अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण के अवयव एक समान तथा शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे अदिश अवयव कहा जाता है। अदिश अवयव कहा जाता है। ठीक है, इसको मिटा दें। जैसे a बराबर लिख दे 1 0 0 1 और पूछे कि बताइए क्या ये अदिश अवयव है? तो कहिएगा जी बिल्कुल। देखिए, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जो होगा एक समान है, एक एक, बाकी सारे एलिमेंट क्या है? 0। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश अवयव बोलेंगे। b बराबर लिख दें, b बराबर यहाँ 2 है 0 है 0 है 0 है 2 है 0 है 0 है 0 है 2 है। अब ये पूछे कि बोलिए क्या ये विकर्ण अवयव, इस विकर्ण का सॉरी, क्या अदिश अवयव है? कहिएगा जी बिल्कुल। ये इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण, यहाँ पे घेर के लिख देते हैं, ये मुख्य विकर्ण हो गया। इसको बोला जाएगा मुख्य विकर्ण, इसको बोलेंगे मुख्य विकर्ण, मुख्य विकर्ण। तो आपको याद रखना होगा कि जो मुख्य विकर्ण के एलिमेंट होगा वो इक्वल होना चाहिए, बाकी जितना भी एलिमेंट है वो सब 0 होना चाहिए, तभी उसको हम लोग क्या कहेंगे? अदिश अवयव कहेंगे। ठीक है, तो अदिश अवयव हो गया। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे विकर्ण अवयव के बारे में। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स।
विकर्ण अवयव और अधिस अवयव में मात्र थोड़ा सा का अंतर है। आप कहिएगा क्या अंतर है सर जी? तो विकर्ण अवयव इसमें भी मुख्य विकर्ण जो होगा ना, मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो नहीं होगा, बाकी सारा एलिमेंट क्या होगा? जीरो होगा। आप कहिएगा मुख्य विकर्ण जीरो नहीं होता, क्या वो एक समान होगा? एक समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। यानी मुख्य विकर्ण का एलिमेंट जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, तब उसको हम लोग क्या कहेंगे? विकर्ण अवयव। तो नीचे लिख देते हैं, इधर जगह नहीं है। जिस अवयव में मुख्य विकर्ण के अलावा शेष सभी अवयव या मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे विकर्ण अवयव कहा जाता है। ये भी वर्गाकार होता है, तो यहाँ पे लगा लीजिएगा, जिस वर्गाकार या वर्ग अवयव, जिस वर्गाकार अवयव में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होता है, उसे विकर्ण अवयव कहते हैं। जैसे मान ले a बराबर, यहाँ 2 लिख दे, 0 लिख दे, 0 लिख दे, 0 लिख दे, 3 लिख दे, 0 लिख दे, 0 लिख दे, 0 लिख दे, 4 लिख दे। तो बोलिए मुख्य विकर्ण जो है, क्या मुख्य विकर्ण के एलिमेंट जीरो है? कहिएगा ना, जीरो तो नहीं है, लेकिन इसके अलावा सारा एलिमेंट क्या है? जीरो है। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। अब यहाँ एक समान भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं कि जितना अदिश अवयव होता है वो सारा ध्यान रखिएगा क्या होता है? विकर्ण अवयव होता है, लेकिन सभी विकर्ण अवयव अदिश अवयव नहीं होता है। फिर से सुनिए क्या बोले हैं? सभी अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है, लेकिन सभी विकर्ण अवयव अदिश अवयव नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक समान भी हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। जैसे b बराबर लिख दें कि √2 0 0 0 और यहाँ √2 0 0 0 √2, तो इसको हम लोग विकर्ण अवयव भी बोलेंगे और अदिश अवयव भी बोलेंगे। अगर यहाँ अलग है, √2 न लिखे √3 दे दें, तो इसको क्या बोलेंगे? तब भी इसको विकर्ण अवयव तो कहेंगे, लेकिन अदिश अवयव नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सारा एलिमेंट जो है ध्यान रखिए इक्वल नहीं है, एक समान नहीं है। √3 है, यहाँ अगर मान ले √5 लगा दें, तब भी इसको हम लोग विकर्ण अवयव कहेंगे, अदिश अवयव नहीं कहेंगे। तो सारा अदिश अवयव विकर्ण अवयव होता है, लेकिन सभी विकर्ण अवयव अदिश अवयव नहीं होता है। ठीक है, इतना बात ध्यान दीजिए। 11 नंबर में क्या है? इकाई अवयव या तत्समक अवयव। इकाई अवयव या इसको तत्समक अवयव के नाम से जानते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको पहचान मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये भी वर्गाकार होगा, ये लाइन से तीनों वर्गाकार ही है। ठीक, लिखेंगे वह वर्गाकार अवयव, वह वर्गाकार अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, मुख्य कहाँ गया? जिसके मुख्य विकर्ण का अवयव एक होता है, एक होता है। ठीक है, क्या लिखेंगे? एक मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होता है, ऐसे लिख दीजिए। जिस वह वर्गाकार अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होता है और शेष
सभी अवयव शून्य होता है, शून्य होता है, उसे तत्समक अवयव, तत्समक या इकाई अवयव, तत्समक या इकाई अवयव, अवयव कहा जाता है। जैसे ए बराबर लिख दे 1 0 0 1, बोलिए क्या है, तो कहिएगा इकाई अवयव। मुख्य विकर्ण के एलिमेंट सारा एक है ना, कहिएगा जी सर, तो इसको इकाई अवयव कहेंगे। बी बराबर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये क्या है, तो ये भी ध्यान रखिए इकाई अवयव। इसका मुख्य विकर्ण का सारा एलिमेंट क्या है, एक है, बाकी सब एलिमेंट जो है जीरो है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विकर्ण, सॉरी इकाई अवयव या तत्समक अवयव। तो तीनों में अंतर याद रखना होगा। इकाई अवयव होगा तो मुख्य विकर्ण का एलिमेंट एक होगा, विकर्ण अवयव होगा तो मुख्य विकर्ण का अवयव जो होगा वो एक समान भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है। लेकिन अदिश अवयव होगा तो मुख्य विकर्ण का अवयव जो भी हो वो एक समान होगा, चाहे 1 1 हो, चाहे 2 2 हो, चाहे 3 3 हो, चाहे √3 हो, चाहे कुछ भी हो, एक ही समान होगा। सारे एलिमेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो ये हो गया अवयव। अब इसके बाद हम लोग इतना नोट कर लीजिए फटाक से, मिटाए, चलिए। अब हम लोग जानेंगे कितना, 10 11 12 नंबर ऊपरी त्रिभुजीय या त्रिभुजाकार, ऊपरी त्रिभुजीय अवयव, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। ऊपरी त्रिभुजीय या ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव इसको बोलेंगे, त्रिभुजाकार भी लिख सकते हैं, त्रिभुजाकार अवयव। तो ऊपरी त्रिभुजीय या ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव किसको कहेंगे, समझिए। अभी मुख्य विकर्ण आप समझ गए, मुख्य विकर्ण किसको बोलेंगे, तो ये ध्यान कि ये वाला जो कोना होगा उसको क्या बोलेंगे, मुख्य विकर्ण। तो जिस अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारा एलिमेंट, मुख्य विकर्ण सहित ऊपर का सारा एलिमेंट क्या होता है, जीरो नहीं होता है, बाकी सारे नीचे के एलिमेंट जीरो हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजीय या ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव। फिर से सुनिए, जिस अवयव, ये भी एक वर्गाकार होगा, तो जिस वर्गाकार अवयव के मुख्य विकर्ण के नीचे का सारा, ऐसे भी कह सकते हैं नीचे के सारा एलिमेंट शून्य होता है, उसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार या त्रिभुजीय अवयव बोलेंगे। तो लिखेंगे, जिस अवयव में मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी अवयव शून्य होता है, उसे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है, कहा जाता है। जैसे में ध्यान दीजिए, जैसे ए बराबर यहाँ लिख दे 1 0 1 2 3 और ये 0 और यहाँ पे 4 हो गया, 5 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 6 हो गया। तो आप देखिए कि मुख्य विकर्ण ये है, कहिएगा जी सर मुख्य विकर्ण है।
तो मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो है ना, कहिएगा जी सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। फिर से समझिए, मुख्य विकर्ण के नीचे का सभी एलिमेंट जीरो, ऊपर का जीरो नहीं, नीचे का सभी एलिमेंट जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये भी वर्गाकार होता है, तो आप लिख सकते हैं जिस वर्ग अवयव, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, जिस वर्ग अवयव में मुख्य विकर्ण, वर्ग या वर्गाकार, ठीक है, कहिएगा यही होगा क्या, जरूरी नहीं, बी बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी जीरो और ये सी। बोलिए कि मुख्य विकर्ण ये है, कहिएगा जी। मुख्य विकर्ण के नीचे का एलिमेंट जीरो है ना, कहिएगा जी। ऊपर का एलिमेंट नहीं देखना है, नीचे का एलिमेंट जीरो, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ऊपरी त्रिभुजाकार अवयव बोलेंगे। तो ये हो गया। अब हम लोग 13वां जानेंगे, निचली त्रिभुजाकार अवयव। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। निचली त्रिभुजाकार अवयव, तो ठीक इसी का विपरीत, जिस वर्गाकार अवयव के मुख्य विकर्ण के ऊपर के सारे एलिमेंट जीरो होता है उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे निचली त्रिभुजाकार अवयव। तो लिखना यही है, जिस वर्गाकार, या वर्ग भी लिख सकते हैं, वर्गाकार अवयव में मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी अवयव शून्य होता है, उसे निचली त्रिभुजाकार अवयव कहा जाता है। जैसे ए बराबर 1 0 0, यहाँ 2 लिख दें, 3 लिख दें, 0 लिख दें, 4 लिख दें, 5 लिख दें और यहाँ 6 लिख दें। तो बोलिए मुख्य विकर्ण ये है, कहिएगा जी सर। मुख्य विकर्ण के ऊपर का सारे एलिमेंट जीरो है, कहिएगा जी सर। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निचली त्रिभुजाकार अवयव। इसी तरह से अगर बी बराबर लिख दें 1 0, यहाँ पे 2 और ये 3 भी ले सकते, 3 ले लीजिए। बोलिए मुख्य विकर्ण है, कहिएगा जी। तो मुख्य विकर्ण के ऊपर का एलिमेंट जीरो है, कहिएगा जी। तो इसको बोले कौन सा, तो निचली त्रिभुजाकार अवयव, ठीक है। अब 14वां नंबर हम लोग जानेंगे समान अवयव। इक्वल मैट्रिक्स, या इसको बराबर अवयव भी कहा जाता है। समान अवयव को क्या बोलेंगे, बराबर अवयव भी बोलेंगे। तो वैसे दो अवयव जिसके संगत एलिमेंट, फिर से सुनिए, वैसे दो अवयव जिसके संगत एलिमेंट एवं कोटि बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलेंगे समान अवयव। दो अवयव समान तभी होंगे जब उनका पहले आपको देखना है कि कोटि बराबर है कि नहीं। अगर एक अवयव 2 गुना 2 का है तो दूसरा अवयव भी 2 गुना 2 का ही होना चाहिए। अगर पहला अवयव 2 गुना 3 के है तो दूसरा अवयव भी 2 गुना 3 का होना चाहिए। और उसके बाद उसका संगत एलिमेंट, यानी पहला के बराबर, दूसरा के बराबर, तीसरा के बराबर, चौथा के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, 2 या 2 से अधिक वह अवयव जिसकी कोटि
एवं संगत अवयव समान होता है, बराबर होता है, उसे समान अवयव कहा जाता है। जैसे A बराबर मान ले कि ए आई जे एक m गुना n कोटि के मैट्रिक्स है। ठीक है, समझिए, A बराबर ए आई जे एक m गुना n कोटि के मैट्रिक्स है और ये बराबर है, इसको हटा देते हैं, अच्छा लिख देते हैं, A बराबर ये हो गया और B बराबर बी आई जे ये R गुना एस कोटि का एक मैट्रिक्स है। ठीक, समझिए क्या बोल रहे हैं। यदि A बराबर इतना, B बराबर इतना, तथा ये कह दिया जाए कि A बराबर है किसके, B के, यानी अवयव A जो है अवयव B के बराबर है, तो ये तभी बराबर हो सकता है जब, ध्यान रखिएगा, ये A बराबर B, तब क्या होगा, इतना, तब आपको क्या लिखना होगा कि ये जो ए आई जे है, यहीं पे लिख देते हैं, ए आई जे ये बराबर होना चाहिए बी आई जे के, और उसके बाद एम एन आर के बराबर होना चाहिए और एन किसके बराबर होना चाहिए, एस के। तो एम बराबर होगा आर के और उसके बाद एन बराबर होगा एस के। फिर से समझिए, ए एक मैट्रिक्स हो गया, बी एक मैट्रिक्स हो गया, और कह दिया जाए कि ए बराबर है बी के, तो ये बराबर तभी होगा जब यहाँ वाला एलिमेंट यहाँ वाले एलिमेंट के बराबर होगा, यानी ए आई जे बराबर होगा बी आई जे के, साथ ही एम बराबर होगा आर के और एन बराबर होगा एस के, यानी रो रो के बराबर, कलम कलम के बराबर होना चाहिए, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, समान अवयव बोलेंगे। तो इतना नोट कीजिए, फटाक से आगे बता रहे हैं। अब हम लोग जानेंगे सममित अवयव के बारे में। सममित अवयव, सममित अवयव जानिएगा, पहले चाहे बता देते हैं। सममित अवयव साइमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित अवयव समझिए, अभी आपको बताएंगे एक अवयव का ट्रांसपोज, यानी अवयव का परिवर्त कैसे निकाला जाता है, इसको हम बताएंगे। पहले आप मोटे तौर पे समझिए, जैसे ये ए बराबर एक मैट्रिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये एक अवयव हो गया। जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे यानी परिवर्त निकालेंगे, परिवर्त बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। आप ये जानते हैं कि इसको क्या बोला जाएगा, तो कहिएगा इसको रो बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे कलम, यानी ये कलम है और ये क्या है, रो है। तो यदि किसी अवयव के सभी रो को सभी कलम में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या बोले समझिए, यदि किसी अवयव के सभी रो को सभी कलम में लिख दिया जाए और सभी कलम को सभी रो में लिख दिया, परस्पर कलम और रो को एक्सचेंज कर दिया जाए, तब फिर से वही अवयव प्राप्त हो जाए, तब इसको हम लोग बोलेंगे क्या, तो इसको बोलेंगे सममित अवयव। क्या बोले हैं, यदि किसी अवयव के सभी रो को सभी कलम में और सभी कलम को सभी रो में, यानी कह सकते हैं कि कलम और रो को परस्पर एक्सचेंज कर दें और फिर से वही मैट्रिक्स आ जाए, तब उसको क्या बोलेंगे, सममित अवयव। मोटे तौर पर समझिए कि यदि ए बराबर ए ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज में ऐसे भी लगा सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर ए के पावर टी या सी भी लगा सकते हैं, ठीक है, हो, तब इसे सममित अवयव, सममित अवयव कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। ठीक है, जैसे
जैसे हम a बराबर लिख दें 1 2 2 1 और कहें कि इसमें सारे कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिए, इसका ट्रांसपोज निकालिए, तब यहाँ A ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये जितना रो ऐसे दिख रहे हैं ना, रो को कॉलम में, यानी 1 2 ऐसे हैं तो इस तरह से लिख देना है 1 2, और ये इस तरह से है तो इसको भी इस तरह से 2 1। तब बोलिए कि अगर रो को कॉलम में चेंज कर दिया गया तो फिर से यही आया कि नहीं आया, यानी A बराबर A ट्रांसपोज है। तो इस परिस्थिति में ये A को हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे सममिता भी। कोई जरूरी नहीं कि ये 2 गुना 2 ही का होगा, ये भी वर्गाकार ही अभिव्यव होगा, 2 गुना 2 का हो सकता है, 3 गुना 3 का हो सकता है, 4 गुना 4 का हो सकता है, ठीक है कुछ, लेकिन जब भी होगा तो वर्ग अभिव्यव होगा। और इसके ट्रांसपोज आप निकाल रहे हैं और फिर से वही मैट्रिक्स आ गया तो समझिए कि क्या है, सममिता भी यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ये हो गया सममिता भी। 16 नंबर हम लोग जानेंगे विषम सममिता भी। विषम सममित अवयव SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसमें क्या है समझिए, सममित और विषम सममित में मात्र थोड़ा सा का अंतर है। सममित में क्या होगा, A बराबर A ट्रांसपोज, विषम सममित में क्या होगा, A बराबर माइनस A ट्रांसपोज। यानी अगर किसी अवयव का आप ट्रांसपोज निकाल रहे हैं और उस अवयव के ऋणात्मक चिन्ह के बराबर आ गया, यानी जो पहले उसमें प्लस में होगा माइनस में आ गया, माइनस में होगा प्लस में आ गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे विषम सममित अवयव। तो लिखेंगे यदि A बराबर माइनस A ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिख दीजिए, A बराबर इतना हो तब इसे विषम सममित अवयव कहा जाता है, अवयव कहा जाता है। जैसे A बराबर हम इसी को लिख दें 1 माइनस 2 2, और यहाँ पे ध्यान रखिए क्या लिख दें, माइनस 1 नहीं लिखा, ये 1 है माइनस 2 है, और उसके बाद यहाँ माइनस 1 लिख दें। होगा क्या, नहीं हो, इससे नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ 0 है, माइनस 2 है, 2 है, और ये 0 है। अब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा, A ट्रांसपोज निकालिएगा, तो क्या बोले हैं ट्रांसपोज में कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में। तो ये जो है इस तरह से लिखना होगा 0 माइनस 2 2 और क्या 0। तो आप बताइए कि पहले क्या है, यहाँ माइनस है, यहाँ क्या बन गया प्लस, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या बन गया माइनस, यानी जो एलिमेंट पहले प्लस में था वो माइनस में हो गया और माइनस वाला क्या हो गया प्लस में। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी A बराबर माइनस A ट्रांसपोज हो गया, इसीलिए इसको हम लोग क्या हुआ SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अब क्या ये 2 गुना 2 कोटि के नहीं, 2 गुना 2 कोटि के नहीं, 3 गुना 3 कोटि भी हो सकता है, 4 गुना 4 कोटि के भी हो सकता है, लेकिन जब भी होगा ये भी एक वर्ग अवयव ही होगा, तो इसको SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे दूसरा, ये ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, अवयव का परिवर्त, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो क्या बताए थे, अभी तो बता रहे हैं ना ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। यदि किसी अवयव के सभी पंक्ति और स्तंभ को परस्पर बदल दिया जाए, एक दूसरे से अदला बदली कर दिया जाए, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयव का परिवर्त बोला जाता है, ठीक है। तो लिखेंगे यदि किसी अवयव के सभी पंक्ति एवं स्तंभ
को परस्पर बदल दिया जाए तब उसे आव्यूह का परिवर्त कहा जाता है। यदि A कोई आव्यूह हो तब इसके परिवर्त को यानी ट्रांसपोज को परिवर्त को A डैश लिखेंगे या A के पावर T द्वारा सूचित करेंगे, द्वारा सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। ठीक है, जैसे A बराबर 1 2 3 4 5 6, तब इसका ट्रांसपोज निकालिएगा तो ये होगा 1 2 3, ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। इसी तरह से B बराबर लिख दे A B C D और इसका ट्रांसपोज पूछे तब B ट्रांसपोज निकालिएगा तो क्या होगा A B C और क्या D। तो क्या इतना बात आप लोग समझ पाए या नहीं पाए? तो इतना नोट कर लीजिए, आगे कल पढ़ाएंगे अब।